बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और आदाबर्स। क्या करे मेरी मसीहाई भी करने वाला, क्या करे मेरी मसीहाई भी करने वाला, ज़ख्म ही ये मुझे लगता नहीं भरने वाला। कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम है और बड़े बड़े ज़ख्म भर देता है, लेकिन कुछ ज़ख्म ऐसे भी होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ और गहरे हो जाते हैं, उनकी तकलीफ़ में और इजाफा हो जाता है। ख़ास तौर पर ऐसे ज़ख्म जो बदन के अंदर हों, किसी को दिखाए भी ना जा सकते हों, सिर्फ महसूस ही किए जा सकते हों। मैदे या छोटी आंत में पड़ने वाला ज़ख्म भी एक ऐसा ही ज़ख्म होता है। अल्सर जिसे कहते हैं, अल्सर होता क्या है? अल्सर जिस्म के किसी उज़्व में, किसी ऑर्गन में, पार्ट में या जिल्द में ज़ख्म को पड़ जाने को कहते हैं, ज़ख्म पड़ जाने को कहते हैं। और मैदे में यानी स्टमक में ज़ख्म होने की सूरत में उसे पेप्टिक अल्सर का नाम दिया जाता है। मैदे का अल्सर होता क्यों, यहाँ सवाल पैदा होता है। देखिए, मैदे से गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है जिसमें तेज़ाब होता है और पेप्सिन नामी एंजाइम होता है। तेज़ाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जब हम खुराक खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसके हज़म होने में, उसकी डाइजेशन होने में मदद देता है। बाज़ औक़ात कुछ रीज़न्स की वजह से, वजूहात की बिना पर तेज़ाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नामी एंजाइम ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा क्वान्टिटी में सीक्रेट होते हैं, खारिज होते हैं और ख़ुराक को हज़म करने के बजाय मैदे को खाना शुरू कर देते हैं, मैदे को हज़म करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह HCl एसिड और पेप्सिन मैदे के ऊपर वाली जो तह होती है, यानी जो अंदरूनी तह होती है मैदे की, स्टमक की, या जिसको हिफाजती गिलाफ भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको खा लेते हैं। और इसी लेयर के ख़त्म होने को जो है आप अल्सर कहते हैं। नतीजतन तेज़ाबियत हो जाती है और जो स्टूल होता है फुजला, उसमें खून आना शुरू हो जाता है और मैदे में, आपके पेट में शदीद दर्द होता है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अल्सर होता क्यों है। देखिए, अल्सर होता है एक जरासीम की वजह से जिसे H. पायलोरी कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ये मैदे में मौजूद बैक्टीरिया होता है। ये 50% लोगों के मैदे में मौजूद होता है, यानी इन एनी 100 पर्सन्स, यानी 100 लोगों में से 50 लोगों के स्टमक में ये बैक्टीरिया हम वक्त मौजूद होता है और एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर गिलाफ को कमज़ोर करता है। यहाँ सवाल ये है कि कौन सी आदत अल्सर का रिस्क बढ़ाती हैं। 3 चीज़ें याद रखिए, 3 चीज़ें: जल्दी यानी हरी, परेशानी यानी वरी, और चटपटे खाने यानी करी। यानी अल्सर का सबब ये 3 चीज़ें बनती हैं। असल में खाने में बेएतदाली, बेहंगम तरीके से खाना, बहुत ज़्यादा खाना, मुरगन ग़िज़ाओं की बहुतात, ज़बान के चटखारे की खातिर स्पाइसी फूड्स खाना, हर किस्म की अशिया पर मुंह बांधना, वक्त बे वक्त खाना अल्सर का रिस्क बढ़ाते हैं। इसके अलावा यानी मादियत के इस मटेरियलिस्टिक दौर की अगर आप बात करें तो इंसान बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, बहुत फास्ट दौर है, ये परेशानी और फिक्र में मुब्तला है। जहनी तनाव, परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो है ये मैदे के अल्सर के रिस्क को बढ़ाती हैं। और अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी हैविंग अल्सर तो उसकी शिद्दत में इजाफा करेंगी, उसकी सीवियरिटी बढ़ा देंगी। मैदे का अल्सर उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनके वालिदैन में ये बीमारी पाई जाती है, तो काइंड ऑफ फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। ये पुराना होने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। मगर क्या आप इसकी अलामात से वाकिफ़ हैं? इसकी अलामात भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली आम और अहम तरीन अलामत है पेट में दर्द। यानी मैदे के अल्सर के सबब जो सबसे बड़ी इसकी अलामत होती है वो होता है पेट में दर्द। इस दर्द की 3 बड़ी खुसूसियात हैं, 3 बड़े सैलिएंट फीचर्स हैं। दर्द की जगह यानी खाने के साथ ताल्लुक़, और दर्द का वक्फों से होना यानी इंटरवल्स के साथ होता है ये दर्द जो है। अल्सर मैदे का जो दर्द होता है, यानी जो अल्सर का जो दर्द होता है, ये जो हम नाफ होती है हमारी, जिसे बेली बटन कहते हैं आप, इसके ऐन ऊपर लेकिन सीने से नीचे होता है और जिसे एपिगैस्ट्रियम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अमूमन मरीज़ उंगली के इशारे से बताता है कि मेरे इस जगह दर्द हो रहा है, और अमूमन यहाँ दबाने से, जब डॉक्टर दबाता है या मरीज़ दबाता है, तो इस दर्द में इजाफा होता है। अल्सर मैदे के दर्द का जो खाने के साथ जो ताल्लुक़ है वो ये है कि ये अमूमन, अगर आपको स्टमक अल्सर है, आपके मैदे में अल्सर है, तो अमूमन ये जो दर्द होगा ये खाने के आधे घंटे बाद होगा, और खाने के बाद इस दर्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अल्सर छोटी आंत में है, यानी ड्यूडिनम में है या स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो मरीज़ अक्सर रात को दर्द की वजह से उठता है और कुछ खा लेने के बाद दर्द कम होता है। यानी ये बेसिक डिफरेंस है मैदे के अल्सर में और इंटेस्टाइन के अल्सर में, कि इंटेस्टाइन का जो अल्सर होता है वो खाने के बाद उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। इस दर्द की तीसरी खुसूसियत, यानी अल्सर के दर्द की तीसरी खुसूसियत है वक्फों में होना, यानी इंटरवल्स के साथ होता है
और अमूमन ये दर्द जल्दी ख़त्म नहीं होता बल्कि हफ्तों तक, इट कुड लॉन्ग अप टू वीक्स एंड मंथ्स। और मज़े की बात यह है कि एक ख़ास वक्त में होता है और कुछ वक्त गुजार के ये ख़त्म हो जाता है, मगर एक ख़ास मुद्दत के बाद दोबारा रूनुमा होता है। इसके अलावा अलामात में मतली, नौजिया होना, वोमिटिंग की कैफियत, भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट जिसे कहते हैं, और वज़न में ग्रेजुअल रिडक्शन यानी वज़न जो है वो कम होता है अल्सर के मरीजों का, क्योंकि फूड वो सही तरह जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। सबसे अहम बात, अल्सर का इलाज जितनी जल्दी मुमकिन हो करवा लेना चाहिए। इलाज ना करवाने की सूरत में मुंह से खून आना और दर्द में इजाफा हो जाएगा। खूनी अल्सर जिसे आप कहते हैं ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब ऐसा होता है तो मरीज़ को क़ै में खून आना शुरू हो जाता है और आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो ये सारी अलामात थी अल्सर के हवाले से। अगेन, एहतियात इलाज से बेहतर है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसके हवाले से हम बात करेंगे, आपके सवालात लेंगे और उनके जवाब देंगे मेडिकल रिसर्च की रोशनी में, तिब्बी तहकीक की रोशनी में। और इसी के साथ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। खुशामदीद। और आज हम बात कर रहे हैं मैदे में ज़ख़म की, जिसे अल्सर कहते हैं, और इसी हवाले से हमारे पास सवालात मौजूद हैं। लाहौर से जुनैद बट पूछते हैं कि अल्सर की कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कि शिकम यानी आपको जो एब्डोमेन होता है, जो आपका पेट होता है, उसके ऊपरी हिस्से में नाक से थोड़ा सा ऊपर दर्द जो है वो अल्सर की एक सबसे आम कॉमन अलामत है। और अल्सर जो है वो ऊपरी जो ग़िज़ाई नाली होती है, इसोफेगस जिसे आप कहते हैं, उसमें भी किसी जगह ये दर्द हो सकता है, जिसे आप सीने में दर्द कहते हैं। और बाज़ वक़्त पेशेंट समझता है उसे हार्ट अटैक हो रहा है या इंजाना का दर्द हो रहा है, लेकिन ये तेज़ाबियत की वजह से, एसिडिटी की वजह से या अल्सर की वजह से हो रहा होता है। सो ये इसकी इंपॉर्टेंट अलामत है, दर्द पेट में नाक से ऊपर और ग़िज़ाई नाली यानी सीने की जगह पर। और ये दर्द जो सीने में होता है ये आमतौर पर सीने की हड्डी और नाफ के दरमियान होता है, और जलन, खारिश या तबीयत सुस्त होने का एहसास भी हो सकता है पेशेंट को। और ये कैफियत आगाज़ में हल्की और काबिल बर्दाश्त होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अल्सर पुराना होता जाएगा ये इसकी सिविरिटी में इजाफा होता जाएगा और ये संगीन होती जाएगी। और मतली एक और बड़ी निशानी है, मतली जिसे आप नौजिया कहते हैं, वोमिटिंग की कैफियत, उल्टी आने की कैफियत। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अल्सर के नतीजे में हाजमे में मौजूद सयाल यानी बाइल की केमिस्ट्री बदल जाती है, जिसके नतीजे में दिल मतलाना शुरू हो जाता है। खुसूसन सुबह के वक्त ऐसा एहसास होता है, फीलिंग होती है कि अल्सर होने पर खुराक को हज़म करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर अल्सर बढ़ने लगे तो वक्त के साथ दिल मतलाने का एहसास बढ़कर कै यानी वोमिटिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जो अक्सर होती है, फ्रिक्वेंट होती है और अच्छा तजुर्बा नहीं होता। लेकिन तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि ऐसी सूरत में अद्वियात, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात लोग दर्द समझ के दर्द की अद्वियात लेते हैं, लेकिन अल्सर के साथ उल्टा होगा। अगर आप सीने के दर्द समझ कर अल्सर में एस्प्रिन लेंगे या पैरासीटामोल लेंगे तो लेट मी टेल यू, अल्सर और ज़्यादा ख़राब होगा, उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपके मैदे की झिल्ली में ज़ख़म होता है जिसको अल्सर कहते हैं, ये दवाएँ उसको कई गुना इंक्रीज़ कर देती हैं और उसमें जो है उसको सीवियरली इम्पैक्ट करती है। इसी तरह वॉशरूम में, फुजले में, आपके स्टूल में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड आ सकता है और मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का बाइस हो सकता है। ताहम अगर शिकम यानी आपके पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द के साथ ऐसा हो तो ये अल्सर की अलामत होती है। अगर आपको भी इसकी शिकायत है तो फौरी तौर पर लेट नहीं कीजिए, फ़ौरन अपने फैमिली फिजिशियन से या अपने जनरल प्रैक्टिशनर से, जीपी से रुजू कीजिए। अगर आपको सीने में अक्सर जलन की शिकायत रहती है, चाहे ग़िज़ा आप कुछ भी खाते हो, तो अल्सर इसका ज़िम्मेदार हो सकता है। और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अल्सर भी इसका ज़िम्मेदार हो सकता है। अल्सर के बेशतर मरीज़ों को सीने में शदीद दर्द की शिकायत रहती है, जिसके बायस खाने के बाद उनको अक्सर हिचकियाँ यानी हिकअप्स आना शुरू हो जाते हैं, खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, भूख महसूस नहीं होती, और जिसके नतीजे में ग़िज़ा की मकदार के इस्तेमाल में कमी आती है और मरीज़ जो है वो अपना वज़न लूज़ करने लगता है। अगरचे अल्सर के बायस खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, मगर खाने के बाद 1 से 3 घंटे तक नाफ और सीने के दरमियान जो दर्द होता है, लोग समझते हैं उनको भूख लग रही है।
कुछ खाने से ये दर्द जो है हो सकता है कि दर्द कम हो जाए, और अगर कुछ खाने से ये दर्द कम हो रहा है तो अगेन आपका ये दर्द जो है ये अल्सर की अलामत हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको महसूस हो कि पेट ज़रूरत से ज़्यादा फूल गया है, इसमें स्वेलिंग हो गई है, तो ये गैस के मुकाबले में ज़्यादा संगीन मामला हो सकता है, बल्कि अल्सर की एक निशानी हो सकती है पेट का अक्सर फूल जाना, क्योंकि गैस जो है वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती, उसमें पेट का फूलना इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता जितना अल्सर में होता है। खुसूसन ऐसे अफराद अगेन जिनको पेट के दरमियानी हिस्से में दर्द की शिकायत होती हो। वैसे तो अल्सर को मैदे और छोटी आंत से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका दर्द जो है वो सफ़र करके यानी ट्रैवल करके आपकी कमर तक भी जा सकता है। अगर अल्सर आंतों की दीवार तक फैल जाए तो इसका दर्द ज़्यादा शदीद हो जाता है, आपकी कमर के पीछे तक जा सकता है, इसका जो टाइम है वो बढ़ सकता है, दौरानिया बढ़ सकता है, और इसमें कमी बहुत मुश्किल से आती है। बदहज़मी, इंडाइजेशन जिसे आप कहते हैं, अल्सर की चंद आम अलामात में से एक है, और ये आम तौर पर ज़्यादा डकारें आने की शक्ल में होती है। अगरचा मामूल से ज़्यादा डकारें आ रही हों और उसके साथ साथ जो दर्द की अलामात हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम से, उनमें से कोई नज़र आ जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए। अगला सवाल कराची से सनम खान ने पूछा है कि अल्सर की डायग्नोसिस कैसे होती है, तशख़ीस कैसे होती है, हाउ डू यू कन्फर्म कि यू हैव अल्सर। सो इसमें सबसे पहला जो टेस्ट है इंपॉर्टेंट, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसे कहते हैं एच पायलोरी टेस्ट। ये तीन तरह से हो सकता है। सांस के ज़रिए, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट कहते हैं इसको, सांस के ज़रिए होता है, दूसरा ब्लड के ज़रिए होता है, तीसरा स्टूल के ज़रिए होता है यानी फुजले के ज़रिए। उसमें अगर बैक्टीरिया पाया जाता है तो इट मीन्स कि जो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, देयर इज़ अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि ये एच पायलोरी वाला अल्सर हो। इसको कंफर्म किस तरह कर सकते हैं? एंडोस्कोपी भी इसका एक ज़रिया है, जिसमें कैमरा डालते हैं छोटा सा, और आपकी ग़िज़ाई नाली से होकर वो कैमरा आपके मेरे तक, आपके स्टमक तक पहुंचता है और देखता है कि आपकी जो अंदरूनी गिलाफ है कहीं वो फट तो नहीं गया, कहीं उसमें ज़ख्म तो नहीं हो गया। तो ये भी एक कंफर्मेशन का तरीका है। अगला सवाल कराची से अली अकमल का है कि अल्सर का इलाज कैसे होता है। देखिए, डॉक्टर से रुजू करने के बाद वो आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ करेंगे जो अल्सर के बैक्टीरिया यानी एच पायलोरी को ख़त्म कर देता है। इसका एक कोर्स होता है जो हफ्तों या महीनों तक आपको लेना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, और मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने में जो है वो उसके हवाले से भी आपको दवाएं दी जाती हैं जिनको एंटासिड्स कहते हैं। आमतौर पर ये सस्पेंशन या सिरप फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर इस इलाज से अल्सर ठीक ना हो तो अनफॉर्चुनेटली अगर अल्सर पुराना हो जाए, बिगड़ जाए, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाए, तो फिर जनरल सर्जन जो है वो आपके इस अल्सर को सिर्फ सर्जरी के ज़रिए ही निकालेगा। और क्योंकि अल्सर किसी भी वक्त फट कर, खुदा न खास्ता, ब्लीड करके, परफोरेट होकर जानलेवा साबित हो सकता है, फैटल हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन अल्सर, मैदे के अल्सर के लिए किए जा सकते हैं, और ऑपरेशन करके अल्सर से मुतासरा हिस्सा निकाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर एहतियात, परहेज़, प्रिवेंशन और अद्वियात के ज़रिए अल्सर ठीक हो जाता है। इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे एक बड़ी मज़ेदार डाइट के साथ जो अल्सर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं ज़ख्मों की, एक ख़ास ज़ख़म की। देखिए, कुछ ज़ख़म जो हैं वो बदन से बाहर होते हैं और कुछ ज़ख़म बदन के अंदर होते हैं। बदन के अंदर जो ज़ख़म होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको इंसान ख़ुद नहीं देख सकता और सिर्फ अलामात के ज़रिए ही उनके बारे में मालूम हो सकता है। सो हम बात कर रहे हैं मैदे के अल्सर की। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि ग़िज़ाई एहतियात करनी है, क्योंकि अगेन परहेज़ इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ख़ास तौर पर अल्सर के हवाले से ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रूशल है। सो अपने हाल को बेहतर बनाने की फ़िक्र करें, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस अल्सर को बढ़ाता है, बल्कि फ्रेंकली स्पीकिंग हर बीमारी जो है वो मेंटल स्ट्रेस से, यहाँ से स्ट्रेस लेने से बढ़ जाती है। सो अगर आपका हाल सही है, आप अपने हाल में मगन है, तो मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जो काम भी कीजिए सुकून से कीजिए, और हरी यानी मैंने जैसे पहले कहा कि हरी, वरी और कड़ी जिसे आप कहते हैं, इन तीन चीज़ों से आपको बचना है।
और हरी यानी जल्दी में किए गए अक्सर कामों में वरी यानी परेशानी होती है। ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहिए, मेहनत करके नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए, क्योंकि याद रखिए हम सब अपने एफर्ट्स की जिम्मेदार हैं, हमसे हमारी कोशिश का सवाल होगा, नतीजा खुदा के हाथ में होता है। और वरी और हरी को ज़िंदगी से निकाल कर आप अल्सर, मैदे का जो अल्सर होता है उसकी दो बड़ी वजूहात से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। सादा तर्ज ज़िंदगी, सिंपल लाइफ स्टाइल अपनाइए, सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, सिंपल डाइट खाइए, भूख रख कर खाना खाइए, जब तक भूख ना लगे खाने के लिए कभी ना बैठिए, और सैर होने से पहले थोड़ी सी गुंजाइश छोड़कर, ना कि ये कि आप यहाँ तक अपना खाना जो है पेट भर लीजिए, थोड़ी सी गुंजाइश रख के खाना भूख मुकम्मल ख़त्म होने से पहले उठ जाइए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, लाल मिर्च, जिसका मुहावरों में बहुत इस्तेमाल होता है, लाल मिर्च जो है वो ज़हर कातिल है अल्सर के मरीज़ों के लिए, इससे आपको मुकम्मल परहेज़ करना है। हर वो चीज़ जिसमें लाल मिर्च शामिल होती है उससे आपको अवॉइड करना है, परहेज़ करना है। इसी के साथ साथ सुबह शाम दूध या दही या शरबत में इसबगोल की जो भूसी या इसबगोल का जो छिलका होता है वो आप मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन के हवाले से भी बहुत मुफीद है और इसके अल्सर के हवाले से भी ये बहुत अच्छा है। मेडिकल रिसर्च इसके हवाले से काफ़ी स्टडीज़ मौजूद हैं। सुबह शाम एक चम्मच शहद, खालिस शहद, ऑर्गेनिक हनी, रॉ हनी जिसे आप कहते हैं वो, और 2 चम्मच जैतून का तेल यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है वो मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा देसी टोटका बता रहा हूँ, लेकिन ये कि मेडिकली भी इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा घी वाली चीज़ें, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, डीप फ्राइड तली हुई चीज़ें जो होती हैं उनसे परहेज़ कीजिए, जंक फूड से परहेज़ कीजिए, कॉफ़ी और कोला ड्रिंक से, सोडा से परहेज़ कीजिए, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ कीजिए। मैदे के अल्सर के हामिल अफराद जो होते हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सब्ज़ियों के जूस जो हैं वो मुफीद साबित होते हैं। इसी तरह आंतों के अल्सर के मरीज़ों के लिए कुदरत ने गोभी में शिफा रखी है, और गोभी यानी कॉलीफ्लावर जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, इसका जूस भी दिन में मुख्तलिफ वक्फ़ों में पीने से आपको फ़र्क खुद महसूस होगा, और आजमाइश शर्त है। अगेन लाल मिर्च से परहेज़ करना है क्योंकि ये रिस्क बढ़ाती है अल्सर का। हमारे घरों में इसका बेजा और फराख दिलाना इस्तेमाल होता है क्योंकि हम लोग बड़े सग़ीर के लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने, स्पाइसी फूड्स के आदी होते हैं। सो अगर आप मैदे के अल्सर में मुब्तला हैं तो आज ही आपको लाल मिर्च को खैरबाद कहना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा। सालन में काली मिर्च इस्तेमाल कीजिए और करके देखिए, इसका जायका लाल मिर्च से बदरजहा बेहतर है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा मुरगन ग़िज़ाओं से, सकील ग़िज़ाओं से मुनासिब परहेज़ भी ज़रूरी है। भूख रख कर खाना खाइए और कम खाना खाइए। और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दही का बाकायदा इस्तेमाल, योगर्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। खाने पीने में एतदाल से काम लीजिए, मॉडरेशन हमेशा बेहतर। ज़्यादती और क़िल्लत दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं। और सलाद, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, हरे पत्ते, सलाद पत्ते जिनको आप लेटस कहते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो वाफिर मिकदार में आप ले सकते हैं, और उनका घर का निकला हुआ जूस, ना कि ये कि बाज़ार का, कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं दोबारा कहूँगा, मैदे के अल्सर में एस्प्रीन और जो दूसरी एनसेड्स जो होती हैं दर्द की गोलियाँ, वो कभी भूल कर भी इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि इससे खुदा न खास्ता ज़ख्म बढ़ेगा और खून बह जाने की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से मौत भी वाक़ हो सकती है। इसके अलावा मैदे के अल्सर के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, मगर सब दवाएँ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कीजिए। आइडियली कोई भी जो डॉक्टर है वो मैदे के अल्सर को दवाओं के ज़रिए ही ठीक करेगा। परहेज़ प्लस दवाओं का इस्तेमाल, 3 तरह की दवाएँ दी जाती हैं। एंटासिड्स दिए जाते हैं जो एक लेयर फॉर्म करते हैं तेज़ाब के हवाले से, और आपकी जो मज़ीद ज़ख़म है उसको बढ़ने से रोकते हैं मैदे के अंदर। और जो दूसरी दवा होती है वो एंटीबायोटिक होती है जो एच पाइलोरी की वजह से अगर अल्सर है उसको ख़त्म करती है। और जो तीसरी किस्म की जो दवाएं होती हैं वो मैदे के यानी दर्द के हवाले से होती हैं, वो दी जाती हैं और वो भी काफ़ी मुफीद हैं। तेज़ाब को कम करने के लिए दी जाती है क्योंकि दर्द जो है वो तेज़ाब की वजह से हो रहा होता है। इनको या तो H2 ब्लॉकर कहते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, PPIs जिनको आप कहते हैं। तो ये 3 तरह की दवाएं जो इनको आप लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़र्क खुद महसूस करेंगे। अचार बिल्कुल नहीं खाना है और बहुत ज़्यादा नमकीन, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाइए। बाहर की जो चीज़ें होती हैं मिसाल के तौर पे रोल, समोसे और इस तरह की चीज़ें, इनसे भी परहेज़ कीजिए। पकौड़ों के इस्तेमाल से परहेज़ कीजिए, चाहे कितना ही अच्छा बरसात और सावन का मौसम क्यों ना हो, आपको इनसे परहेज़ करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हल्की फीकी ग़िज़ा आप लीजिए, हल्का सा आप नमक इसमें डाल सकते हैं। अल्सर के मरीज़ों को लीमू या माल्टे और सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। आमतौर पर अच्छा होता है लीमू का रोज़ाना पानी पीना, नीम गर्म पानी, नहार मुँह खास तौर पर, लेकिन अगर आपको अल्सर है तो आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये एसिडिटी बढ़ा देगा, जिससे इवेंचुअली अल्सर की जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाएगी। दूध के इस्तेमाल से अल्सर के मरीज़ों को आर्जी तौर पर टेम्परेरी रिलीफ मिलता है,
दूध मैदे की तेजाबियत को आर्जी तौर पर गैर मौसर कर देता है, इसलिए दूध से अल्सर के मरीजों को आराम महसूस होता है। लेकिन बाद में दूध में मौजूद कैल्शियम के बायस तेजाबियत बढ़ जाती है और तेजाबियत की पैदावार बढ़ जाने से पेट में दर्द और तकलीफ में इजाफा हो सकता है। खाना खाने का टाइम बना लीजिए, अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का वाफिर मकदार में इस्तेमाल आम कीजिए, सैलड लीजिए दोपहर के खाने के बजाय, फ्रूट्स ले लीजिए, और सोने और जागने का वक्त आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, आपको वो उसका एक टाइम टेबल बनाना होगा। इन एवरी 24 आवर्स इफ़ यू आर एन एडल्ट, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लाजमन लेनी है। हल्की पैदल चहल कदमी जो है वो आप कर लीजिए, ब्रिस्क वॉक बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो है मैंने सब्जियों के हवाले से भी बात की, फ्रूट्स के हवाले से भी बात की। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खजूर में पाई जाने वाली नमकियात और जो मादनियात होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाइटामिन होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो मैदे की बढ़ी हुई तेजाबियत यानी एसिडिटी को मॉडरेशन यानी एतदाल पर लाने में बहुत मुफीद है। इसके अलावा इन खजूर के फ़वाइद की वजह से मैदे और आंतों पर सुकून देने वाले असरात मरतब होते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जो मैदे के अल्सर के मरीज़ हों, उनके लिए खजूर बेहद मुफीद है। इसी के साथ हमारा आज के एपिसोड का वक्त ख़त्म होता है। अल्सर के हवाले से अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों का भी जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हाजिर खिदमत होंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए बर्निंग इशू के साथ, एक नए मेडिकल टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।